हे गाइस, तो चार चीजों के बारे में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो अपनी ये जो वीडियो रहेगी ये न्यूज स्कीम के लिए रहेगी। सेकंड, अपन यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, तो अपन को सारे टॉपिक्स की वीडियो नहीं मिलती और सारे के सारे टॉपिक्स कवर करें, मजा आ जाएगा तुम्हारे को पूरा। और जो एडिशनल अपन क्वेश्चंस वगैरह करते हैं उसके अंदर कोई अपन को एडिशनल टॉपिक नया टॉपिक होता है, इसमें मैंने तुम्हें वो भी पढ़ाया, सोचो तो तुम्हारे को क्वेश्चन की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज है अपनी, जो बंदा इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुन लेता है सबका और देखता है प्रॉपर, उसको भाई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं से। और यूट्यूब पे अगर तुम कोई भी 10 मिनट की वीडियो देखते हो और ये वाली 10 मिनट की वीडियो देखते हो ना, तुम्हें अपना पता चल जाएगा वैल्यू किस में ज्यादा मिलेगी। वैल्यू तुम्हारे को इसके अंदर नेक्स्ट लेवल मिलेगी। और सबसे मेन चीज है, लाइक करके इधर आप तुम सेव कर सकते हो, ताकि तुम 1.5 दिन पहले एग्जाम से रिवीजन करो ना, तो तुम ये देख सको और मजा आ जाएगा तुम्हारे को। प्लेलिस्ट में तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा सारे चैप्टर्स की। सो पूरी वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में। भाई बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। अगर तुमने ये पूरी वीडियो देख ली ना भाई, लिटरली मजा आ जाएगा। देखो चैप्टर 7 में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब अपन इसमें क्या है, तीन तरीके से एफएम के अंदर अपन है ना तीन डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन, मतलब कौन सी कैपिटल से अपन पैसा उठाए और कितना पैसा किस कैपिटल से उठाए, ठीक है ना। जैसे इक्विटी से कितना उठाए, डिबेंचर से कितना उठाए, ठीक है ना। फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि ये चैप्टर है जिसके बारे में अभी बात करेंगे। डिविडेंड डिसीजन, मतलब अपन कितना डिविडेंड दे, कितना अपने पास रखे, सिंपल सा, ठीक है ना। वो अपना अगला चैप्टर रहेगा। फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी दो डिसीजन है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, कि मतलब अपन एक कंपनी है या फिर एक इन्वेस्टर है, अपन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताएगा कि अपन को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। ऐसे अप्रोच में पढ़ना तो मजा आएगा, ठीक है ना। तुम खुद ही सोच रहा, देखो आगे मैं बताऊंगा, मजा आएगा। वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, मतलब अपन वर्किंग कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। वो अपन चैप्टर 9 में जो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट का वो पूरा अपन उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फिर जो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं ना, इसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग, जो कि अपन चैप्टर 7 ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसे कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लान करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। अब डिसीजन क्या क्या लेंगे, देखो इसके अंदर है ना, बहुत ही शानदार दिमाग रख के सोचो, मतलब खुद ऐसे पढ़ाई के साथ नहीं। अब इसके अंदर अपन क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो ये है टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रोजेक्ट और नॉट, क्या कोई अपन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अभी कैसे डिसाइड करेंगे ये चैप्टर पढ़ के। क्या कोई एसेट अपन परचेज करें, या फिर उसे किस अल्टरनेटिव से अपन अपने पास एक्वायर करें, क्या उसे परचेज करें, क्या कंस्ट्रक्ट करें, क्या लीज पे ले, या फिर अपन पुराने एसेट, अपनी जो पुराने कोई मशीन वशीन पड़ी है उसकी जगह अपन नई मशीन ले आए, तो क्या अपन को फायदा रहेगा। तो ये सब डिसीजन अपन इस चैप्टर के थ्रू ले पाएंगे। ऐसे अप्रोच रखो, मजा आएगा बहुत पढ़ने में, ठीक है ना। फिर अपने मेथड्स कौन कौन सी यूज्ड है, ट्रेडिशनल मेथड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जिसके अंदर अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं करते, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या है, जिसके अंदर अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं। दो 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 मेथड इधर है, तीन मेथड इधर है, पे बैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और है एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर, ठीक है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर, ठीक है। अब देखो, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना चैप्टर, तो मैं बहुत ज्यादा चाहूंगा कि तुम साथ में कॉपी कर लो, और जो भी मैंने बता रखा है ना उसको साफ साफ लिख लो, खुद ही नोट्स बनाते रहो, इसको देख कर ही बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। फिर अपने सबसे पहले टर्म्स टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले होता है इनिशियल कॉस्ट और एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब ओरिजिनल इनिशियल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट वाली कॉस्ट जो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में लग रही है। कॉस्ट इनकर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जीरो ईयर में, मतलब स्टार्टिंग में जो अभी अपन को प्रोजेक्ट चालू करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो होती है इनिशियल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है ना। फिर अपना एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट सिंपल सा है, जो अपनी इनिशियल कॉस्ट के बाद कभी भी कोई भी कॉस्ट अपनी लग रही है तो वही है एडिशनल कॉस्ट में। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल सिंपल सा है, अपन कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे या फिर कोई मशीन वगैरह चलाएंगे, कोई मशीन वगैरह, तो अपन को स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल भी तो चाहिए ना। वर्किंग कैपिटल कॉस्ट जिसके अंदर अपने कैश, स्टॉक, डेटर्स ये सब आ सकते हैं। अब मान लो तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम्हारे को स्टॉक की तो जरूरत है ना। अब तुम एक चीज दिमाग लगाओ, मेरे को चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने लगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की मैंने स्टॉक खरीद ली, ठीक है ना। 1 लाख रुपए का मैंने स्टॉक खरीद लिया। अब उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद बिकेगा तो 1 लाख रुपए मेरे पास वापस आ जाएंगे ना, और फिर मैं वापस उनको स्टॉक में लगाऊंगा। तो ये वर्किंग कैपिटल का मैंने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में लगा दिया, लेकिन ये तो रोटेट कर रहा है, तो ये मेरे पास कब आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ। ये आएगा मेरे पास जब अपन प्रोजेक्ट या फिर जब बिजनेस अपन बंद कर रहे होंगे, तब अपने पास ये वर्किंग कैपिटल का अमाउंट रियलाइज होगा। अगर तुम्हें कुछ भी समझना है ना तो वीडियो पीछे करके देख लेना। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस अपन को वर्किंग कैपिटल का अमाउंट अपने पास वापस आएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। ठीक है, इसमें अपन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए अपन को ये चाहिए पैसा। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये रियलाइज हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है ना।
फिर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, अब कितने टाइम तक चलेगा। स्क्रैप वैल्यू, सेवेज वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, वही वैल्यू जो मतलब मान लो तुमने अभी मशीन खरीदी, अब जब मशीन की एक्सपायरी डेट या फिर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट उसकी खत्म हो जाएगी, तब अपने पास रियलाइज हो जाएगी ना वापस, सो वही होगी स्क्रैप वैल्यू, वो तुम्हें पता है इतना तो, ठीक है ना। उसकी जो लास्ट में वैल्यू बचेगी पूरा काम लेने के बाद, ठीक है। फिर अपना कैश आउटफ्लो, अब देखो सबसे मेन चीज कैश आउटफ्लो, ये जो डायग्राम है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन को निकालना होगा कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब होता है कितना पैसा अपने हाथ में से गया, और कैश इनफ्लो होता है कितना अपने पास आया, कितना गया आउटफ्लो, कितना आया इनफ्लो, ठीक है ना। फिर अपना अपन को निकालना है कैश आउटफ्लो, कैश कैश आउटफ्लो मतलब कितना अपन ने आउटफ्लो करा, ठीक है ना। सबसे पहले लेंगे इनिशियल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, और अमाउंट से इंटू वन कर देंगे। ये क्यों करेंगे, ये अपना होगा भाई अभी लग रही है ना। देखो इसके अंदर बेसिकली डिसीजन बताऊं कैसे ले रहा है, मैं तुम्हारे को एक बहुत ही प्यारी सी एक ओवरव्यू देता हूँ। अपन क्या है, आज अपन बैठे हैं, आज अपन को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अपन करें या ना करें ये डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए अपन आज मान लो अपन को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मान लो 1 लाख रुपए लगेंगे, तो आज अपन ने 1 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन मान लो 3 साल तक का प्रोजेक्ट है, वो 3 साल तक का बिजनेस है, तो 3 साल में अलग अलग कोई प्रोजेक्ट है, 3 साल के अंदर अलग अलग तारीख पर अपने पास अमाउंट आता रहेगा। मान लो एक फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड ईयर के एंड पे, ऐसे अपन ने स्टार्टिंग में लगा 1 लाख, अब आ रहे हैं 50,000, 50,000, 50,000, 3 साल तक। तो अब अभी आ रहे हैं 1 लाख अपन ने लगाए, और 3 साल तक आ रहे हैं 50,000, तो ऐसे आए 1.5 लाख। तो क्या अपना 50,000 का प्रॉफिट होगा? नहीं। तुम खुद ही दिमाग लगाओ, एक बार बिल्कुल दिमाग लगा के सोचना, इसमें बहुत मजा आएगा। स्टार्टिंग में अपन ने 1 लाख रुपए लगाए, सोचो अपन इसका एफडी वगैरह भी कराती या फिर कहीं पे भी इन्वेस्ट करते, मान लो 10% की भी इंटरेस्ट मिली है, तो ये पैसा भी तो बढ़ता ना, और वहां पे अपन को 1.5 लाख मिल रहे हैं, तो ये पैसा भी तो ग्रोथ होता। सो इसका डिफरेंस 50,000 नहीं होगा, बल्कि अपन इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो इसके लिए अपन इंटरेस्ट ऐड करने की बजाय ये जो प्रेजेंट अमाउंट है इसको फ्यूचर अमाउंट पे लेने जाने की वजह है। अपन जो फ्यूचर अमाउंट, जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में 50,000 रुपए मिलेगा, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, 1 साल बाद जो मिलेगा उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, 3 साल बाद मिलेगा उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे। और प्रेजेंट वैल्यू पे अपन देख लेंगे कि तीनों को लाकर आज अपन को कितने पैसे मिल रहे हैं, और लग रहे हैं अपने 1 लाख। फिर उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे अपन को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, और प्रॉफिट हो रहा है तो अपन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। जो मैंने अभी ये वाली बात बताई ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तुम्हारे को जरूर आनी चाहिए, अगर नहीं आया ना वीडियो पीछे करके देखना। मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मैंने तो मेरे को यहाँ पे पूरा बता दिया। अब देखो अपन को निकालना है सबसे पहले कैश आउटफ्लो जो अभी लगा। अब जैसा अपन ने पहले पढ़ा था, हो सकता है अपनी इनिशियल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट जो स्टार्टिंग में लगी, अब अमाउंट जो होगा उसको इंटू वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो 0 ईयर का, और 0 ईयर का तो अपने पास वही रहेगा ना। सो इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू सेम ही है, तो इसलिए अपना जो इनिशियल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट होगा वो ये अमाउंट आएगा। एडिशनल कॉस्ट मतलब मान लो मैंने 2 साल बाद 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो 2 लाख इंटू पीवीएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब एक फैक्टर होता है जिससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो 2 लाख है वो आज के समय में कितना है वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं चैप्टर तुम्हारे को ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा हो, वो सोच के पढ़ा रहा हूँ मैं, तो तुम्हें सच में कॉन्सेप्ट बहुत नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, ठीक है ना। 2 साल बाद अपन का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, जिससे अपन 2 साल को अपन आज कितना पैसा लगेगा उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, वो अपन आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। सो ये तुम्हारे को बाद में जब तुम नोट्स रिवाइज करोगे ना, तब तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा और भी अच्छे से। एडिशनल कॉस्ट को अमाउंट इनटू पीवीएफ, जिस ईयर में अपन एडिशनल कॉस्ट लगा रहे हो, ठीक है ना। फिर अपना वर्किंग कैपिटल जो मैंने तुम्हें बताया था, वर्किंग कैपिटल का कर देंगे अमाउंट इनटू वन। वर्किंग कैपिटल का मैं तुम्हें बहुत ही प्यारा एडजस्टमेंट अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल का क्या क्या एडजस्टमेंट रहेगा। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल है, तुम खुद ही सोचो, मेरे को स्टॉक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, सबसे पहले तो मेरे को स्टार्टिंग के बिजनेस में लगाना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने कहा था वो एंड में रियलाइज होगा, ठीक है ना। अब अपन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उससे तुम समझना, मैंने स्टार्टिंग में लगाया वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में, सो अमाउंट इनटू वन, क्योंकि अभी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू में जो मैंने लगाया, प्रेजेंट वैल्यू भी उसकी वही है अमाउंट की। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज उसकी क्या वैल्यू होगी, 2 साल बाद मुझे पैसा मिल रहा है तो उसको मैं पीवीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे को आज की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो मैंने आज लगाया वही रहेगा, ठीक है ना। ये अपन कैश आउटफ्लो में वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गया तो आज भी वही रहेगा, सिंपल सा, ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल जैसा मैंने बताया प्रोजेक्ट के एंड में रियलाइज होगा, अपने पास वापस आएगा प्रोजेक्ट के एंड के अंदर। तो प्रोजेक्ट के एंड में आएगा तो जो लास्ट ईयर का पीवीएफ होगा ना, उससे अपन वर्किंग कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे कैश इनफ्लो निकालने के लिए। अगर तुम्हारे को कुछ भी समझ नहीं आया पीछे करके देखना, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, अपन जल्दी से कराएंगे। लास्ट ईयर का जो पीवीएफ होगा उससे अपन वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर सकते हैं। या फिर जो लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो होगा ना, लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो, उससे अपन वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5 to 9 ईयर्स का, 10 साल का प्रोजेक्ट है, 5 to 9 ईयर्स दे रखा, तो उसके अंदर तुम्हारे को मतलब 10th ईयर दे रखा, तो लास्ट वाले ईयर का लेना है, उस तुम्हारे को ग्रुप में भी पीवीएफ मिलेगा ना,
तुम्हें ग्रुप का नहीं उठाना, लास्ट वाले को उठाना है। एक चीज ये जो मैंने बोली है तुम्हारे को क्वेश्चन करके, जब तुम ये रिवीजन के लिए वीडियो देखोगे नहीं वाली, तब तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक इतना है। ये तीनों को ऐड करके अपन निकाल लेंगे कैश फ्लो। एक ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग जो होता है ना वो कैश फ्लो के बेसिस पर होता है, क्योंकि अब एक चीज है, तुम्हारे पीएनएल के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, वो डेप्रिसिएशन को लेस करके आ रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन में क्या सच में अपने पास से कोई पैसा गया? नहीं। सो वो पीएनएल के हिसाब से, वो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से डिसीजन मेकिंग अपन कैश फ्लो के हिसाब से करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन में अपना कोई भी पैसा नहीं गया है, ठीक है ना। इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा, मतलब डेप्रिसिएशन कैश फ्लो के अंदर नहीं आएगा डिसीजन मेकिंग में, तुमने पहले कैश फ्लो में पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसलिए अपन डिसीजन मेकिंग कैश फ्लो के बेसिस पर करेंगे। कैश इनफ्लो क्या होता है? जो भी अपन को पैसा मिला, प्रॉफिट रियलाइज्ड इन कैश इन द नॉन एक्सपेंस नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करी। इन कैलकुलेशन अब दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो, सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिससे आ जाएगा अपना प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। दो चीजें निकालने के लिए कैश इनफ्लोस निकालने के लिए दो मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड मैं पहले बता दूं, फर्स्ट वाला मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो तुम्हें पता होगा, फिर आ जाएगा अपना प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर लेस कर देंगे टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो फिर आ जाएगा कैश प्रॉफिट। अब तुम सोच रहे हो यार ये माइनस डेप्रिसिएशन ये वापस प्लस क्यों कर दिया? तो वापस इसलिए प्लस करे क्योंकि अपन को डिसीजन मेकिंग, जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया, डिसीजन मेकिंग होगी कैश इनफ्लो से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन अपन को लेस स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। तो फिर स्टार्टिंग में लेस क्यों कर रहे हैं तुम खुद ही सोचो, ताकि अपन को उसका टैक्स का बेनिफिट मिल जाए। भाई अपना प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा ना डेप्रिसिएशन से, सो उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना, इसलिए डेप्रिसिएशन जरूरी है एडजस्टमेंट करना ना। आपको डीसी और वापस ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को डिसीजन मेकिंग तो कैश फ्लो से हुई, कैश फ्लो से कितना अपन को कैश इनफ्लो हुआ, इसलिए अपन वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। बस अपन ने ये माइनस ऐड इसलिए करा है ताकि अपन टैक्स का एडजस्टमेंट कर सके। इसके अंदर अब सीधा करते हैं दूसरी वाली में, सेल्स में अपने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है ना, उसमें सीधा अपन टैक्स कर देंगे और ऐड कर देंगे टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से अपन को टैक्स कम देना पड़ा। भाई इनकम थी 10 लाख, 4 लाख का डेप्रिसिएशन है मान लो, तो 6 लाख की इनकम पे टैक्स देना, तो 4 लाख की जो डेप्रिसिएशन था उसकी इनकम पे अपन ने टैक्स नहीं दिया, तो वो सेविंग हो गई। तो वो अपन सीधा प्लस कर देंगे टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इनटू टैक्स रेट, ठीक है, सिंपल। फिर है कैपिटल बजटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन कैश फ्लो, जो मैंने टाइम वैल्यू मनी सिंपल सा है। देखो, प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल की, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लगाया कॉस्ट 5 साल, मतलब कॉस्ट 5 लाख, और यहाँ पे मेरे को मिल रही है कैश इनफ्लो 7.5 लाख। अब तुम देखोगे तो अब देखो 5 लाख और 7.5 लाख, प्रॉफिट 2.5 लाख का थोड़ी होगा, क्योंकि अपन के पास दो ऑप्शन है, या तो इसको फ्यूचर वैल्यू पे या फिर ये 5 7.5 लाख को अपन प्रेजेंट वैल्यू पे ला सकते हैं। अब देखो कॉस्ट अपनी 5 लाख, अब देखो अपन मान लो कहीं पे भी अपन इन्वेस्ट करते हैं इसे, तो अपन को इंटरेस्ट तो मिलता ना, तो अपन ऐसे 5 साल तक पहुंचते पहुंचते मान लो अपन को 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो फ्यूचर वैल्यू 5 लाख की हो गई 7 लाख, 2 लाख का इंटरेस्ट, और अपन को मिल रहा है 7.5 लाख, तो मतलब असल में अपन ने कमाया प्रॉफिट 50,000 का। इसको अपन दूसरी वे में कर सकते हैं, जो कि अपन फॉलो करेंगे हमेशा, 7.5 लाख जो फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर में मिलने वाला है, जो फ्यूचर वैल्यू, उसको अपन प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे। मतलब 7.5 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे अपन, जो साढ़े 5 लाख होगी। और फिर अपन देखेंगे कॉस्ट लग रही है मेरी 5 लाख, और अभी मेरे को मिलेगा 5.5 लाख, तो मेरा 50,000 का प्रॉफिट ऐसे। फिर अपना पीवीएफ, देखो पीवीएफ क्या है, वही सिंपल सा मैंने बताया तो मेरे को, अपन कोई भी जैसे सेकंड ईयर के अंदर अपन को कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उसको अपन को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है ना, तो अमाउंट इनटू पीवीएफ कर देंगे। पीवीएफ का देखो सिंपल सा है, फ्यूचर अमाउंट जो मैंने तुम्हें बताया इनटू पीवीएफ, इट इज अ फैक्टर व्हिच अमाउंट रियलाइज्ड इन फ्यूचर एट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। जो फ्यूचर वैल्यू में अमाउंट मिलेगा उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना, ठीक है ना। मैं क्या थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट हो, वरना बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी और फिर तुम देखते नहीं हो, इसलिए, ठीक है ना। कन्वर्ट, इसलिए, ठीक है ना। पीएफ का अपने पास फॉर्मूला भी है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल रेज़ टू पावर एन, एन अपना नंबर ऑफ ईयर, आर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, सीओसी और मिनिमम रिक्वायर्ड रेट और डिस्काउंट रेट, जो भी तुम मान लो, ठीक है ना, सारे हो सकते हैं ये। पीवीएफ निकाल देंगे हर ईयर का, और इनटू जो अपन को सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जिन भी ईयर में मिल रहा होगा उनके पीवीएफ से, रिस्पेक्टिव पीवीएफ से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हर की, जो कि मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया ना। फिर अपना एवीएफ क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सा है। अपन को क्या है, मान लो हर 5 साल तक अपना प्रोजेक्ट है, 5 साल तक मेरे को हर साल के एंड के अंदर मेरे को मान लो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं 5 साल तक। अब मैं हर का पीवीएफ निकाल के 2 लाख से मल्टीप्लाई करूं, ये बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें निकालूंगा एवीएफ। एवीएफ क्या होगा अपना, इट इज अ फैक्टर विच कन्वर्ट एंड रियलाइज्ड फ्यूचर एवरी ईयर अप टू सर्टेन पीरियड एट प्रेजेंट वैल्यू क्यूमुलेटिवली। मतलब 2-2 लाख रुपए 5 साल तक मिल रहा है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा ना, तो जैसे 2 लाख रुपए मिल रहा है ना, उसको मैं एवीएफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एवीएफ बताऊं क्या होता है,
पीवीएफ निकाला ना तुमने हर साल का, उसके बाद तुम जीटी दबा देना कैलकुलेटर में, मतलब जितने साल का पीवीएफ है सबको टोटल करने के बाद अपन एनुअल अमाउंट जो अपन को मिल रहा है उससे अपन इंटू कर देंगे, तो अपना प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला भी है 1 माइनस पीवीएफ डिवाइड बाय आर। सबसे बेस्ट रहेगा सारे पीवीएफ निकाले, उसको जीटी दबा देना कैलकुलेटर में, सबका टोटल हो जाएगा और वही होता है अपना एवीएफ, ठीक है ना। ये तुम क्वेश्चन कर सकते हो, सिंपल आंसर भी मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है ना, चेक कर लो क्वेश्चन करके। इसमें अपन क्वेश्चन भी करेंगे, खूब मजा आएगा, ठीक है ना। एवीएफ टोटल ऑफ ईच ईयर वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ईच ईयर का सेम होना चाहिए तभी अपन ईवीएफ लगाएंगे। हर साल अगर अपन को सेम अमाउंट मिले तब जाके अपन ईवीएफ लगाएंगे। अब देखो एक चीज, अब तुम्हें क्या करना है, देखो अगर सच में तुम्हारे को मस्त पढ़ना है ना, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वो तुम्हारे को अब सॉल्व करना है। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे रखा है 6.5 लाख, लाइफ है 6 ईयर्स, एनुअल कैश इनफ्लो आ रहा है अपना 1,20,000, 1,80,000, 2 लाख, 1,10,000, 1,40,000, 1,60,000। डिस्काउंट रेट दे रखी है 12%। अब निकालना है तो मेरे को क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। अब तो मेरे को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को पॉज कर दो हैंड टू हैंड और ये क्वेश्चन कॉपी में लिख के सॉल्व करो, बिल्कुल सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो प्ले करना। अगर तुम सीधा वीडियो देख रहे हो ना, सच बता रहा हूँ भाई कोई मजा नहीं है। एफएम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अगर तुम्हारी सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तभी तुम्हारे को आएगा, ठीक है ना। तो तुमने ये करा, अब मैं आंसर बता रहा हूँ, होपफुली तुमने कर लिया होगा, ठीक है। देखो प्रेजेंटेशन अपन को कैसे रखना है, सबसे पहले अपन को लिख लेना है ईयर, फिर अमाउंट जो कि अपन के पास आए, ठीक है ना। फिर पीवीएफ निकालना है, 12% अपनी रेट दे रखी है, 12% से पीवीएफ निकालना, जो फॉर्मूला भी तुम्हें पता है सारे। सबसे बेस्ट रहेगा, एक चीज बता रहा हूँ, 3 डिजिट तक लेना, परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। 3 डिजिट तक लिया, फिर अमाउंट और पीवीएफ को मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, सबको ऐड करेंगे। अब देखो ये प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए मैंने जितने भी पैसे मेरे को फ्यूचर में मिलेंगे ना, अगर मैं उन्हें आज में कन्वर्ट करूं तो मेरे को मिल रहे हैं 6,23,090। लेकिन मेरी आज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी लगी हुई है, 6.5 लाख। ये क्या बात हुई, आज मैं 6.5 लाख लगा रहा हूँ और मेरे को तब जाके 6 साल बाद 6,23 मिलेंगे। भाई ये बेकार है, तो लॉस हो रहा है मेरे को, तो लॉस हो रहा है तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। बहुत सिंपल सा, ठीक है। आंसर चेक कर लो आराम से, और बिल्कुल करेक्ट है, दिक्कत नहीं है। बात करते हैं मेथड्स की। देखो मेथड्स अपना सबसे पहले पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड मतलब सिंपल सा, तुमने लगाए 10 लाख रुपए एक बिजनेस के अंदर, अब 3 साल तक तुम्हें मिल रहे 5-5 लाख रुपए। अब एक चीज बताओ, कौन से ईयर में तुम्हारे जो 10 लाख रुपए हैं वो रिकवर हो जाएंगे, कौन से ईयर में। यही है अपना पेबैक पीरियड, आंसर रहेगा अपना सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के एंड तक अपन के जो 10 लाख रुपए हैं वो 5-5 करते हुए 2 साल में ही 5-5 लाख, 10 लाख पूरे हो जाएंगे, तो वो अपन को 2 साल में मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सर। मीन्स टाइम टेकन टू रियलाइज रिकवर इन्वेस्टेड अमाउंट, द मेथड इज यूज्ड इन्वेस्टमेंट मेड टेकिंग लोन। देखो इसके अंदर क्या है, अब तुम मेरे को सोचो बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तुम गए अपने पापा के पास, पापा पैसे दे दो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। पापा ने दे दिए 2 लाख रुपए, मतलब हाँ दे दिए। अब लेकिन पापा ने बोला भाई 2 साल के अंदर मुझे वापस चाहिए। ये होता है अपना कट ऑफ पीरियड की, इस समय के अंदर अंदर अपन को पैसे देने ही है, इस समय के अंदर अपन को पैसे देने ही है। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे को बोला है कि 2 साल तक मुझे पैसे चाहिए। अब तुम्हारा पेबैक पीरियड आ रहा है 2 साल, तुम्हें देने पापा को पैसे वापस 2 साल में, और तुमने जो मान लो 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, 10 लाख भी तुम्हारे पास 2 साल में वापस आ गए, तो तुम हैंड टू हैंड अपने पापा को दे सकते हो। मतलब या फिर एक और चीज, पेबैक पीरियड मान लो 2 साल से कम है, 1 साल है, मान लो 1 साल है, तुमने पैसे लगाए, जितने लगाए थे वो 1 साल में वापस आ गए, तो बढ़िया बात है ना। अपन को तो 2 साल में देते, अपने पास तो 1 साल में आ गए, बहुत बढ़िया बात है ये तो, है ना। सो अपना कट ऑफ पीरियड जो है, तो पेबैक पीरियड अपना या तो इक्वल्स टू या फिर लेस देन कट ऑफ पीरियड होगा, या तो 2-2 साल बराबर या फिर 2 से कम होना चाहिए, तो परफेक्ट रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो जिसका पेबैक पीरियड कम है वो चूज करेंगे। भाई पेबैक पीरियड अपने पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो जिसमें सबसे पहले अपनी जो कॉस्ट है वो रियलाइज वापस अपने पास आ रही है, तो वो वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स मैंने जो ये कॉपी के मैं ऊपर लिखता हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें भी कॉपी के ऊपर हैंड टू हैंड लिख लेना चाहिए। देखो सेलवेज वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल रियलाइज इंक्लूडेड इन द लास्ट ईयर इन कैश एनफ्लो। देखो कैश एनफ्लो है, कैश एनफ्लो मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अपने पास पैसे आ रहे हैं। जब लास्ट वाला ईयर होगा ना, जैसे मान लो 5 साल का ही अपना प्रोजेक्ट है, फिफ्थ ईयर जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर अपनी जो सेलवेज वैल्यू अपन को मिली और जो वर्किंग कैपिटल अपन को मिली, वो अपन लास्ट वाले ईयर में ऐड करेंगे। वर्किंग कैपिटल का मैंने तुम्हें बताया था भाई, वर्किंग कैपिटल लास्ट वाले ईयर के अंदर ही तो रियलाइज होगी, और सेलवेज वैल्यू जो है वो भी तो अपन को लास्ट में मिलेगी, तो दोनों को लास्ट वाले पीवीएफ से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, दिमाग में घुसा लो अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखने वाली, ठीक है ना। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, देखो एनुअल अमाउंट सेम है, एनुअल अमाउंट सेम है, तो सिंपल सा है, कॉस्ट जो अपनी लगी, टोटल कॉस्ट अपनी लगी डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। जैसे अपने एग्जांपल में था कि 10 लाख रुपए लगे और 3 साल तक 5-5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 10 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इक्वल्स टू 2
2 साल के अंदर अपनी आ जाएगी। अब सबसे मेन चीज़ है, अगर तुम्हारी कैश इनफ्लो डिफरेंट है, बहुत ईज़ी सा है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 5 लाख, इतने अपन को पैसे मिल रहे हैं कैश इनफ्लोज़। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालेंगे, जो शायद अपन ने मीडियन वगैरह में निकाल देते हैं, ठीक है ना? सिंपल सा है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 1,10,000 ऐसे अपन प्लस कर देंगे, सिंपल सा। अब इसमें मैं तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मैंने लगाए 5 लाख रुपए, ये एग्जांपल ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? 5 लाख रुपए मैंने लगाए। मैं पूछना चाहूंगा तुमसे कि 5 लाख रुपए मेरे पास कब आ गए मेरे हाथ के अंदर? फर्स्ट ईयर में मेरे पास आए टोटल 1,10,000, सेकंड ईयर में आए टोटल इंक्लूडिंग फर्स्ट 1,90,000, थर्ड ईयर में 4 लाख, 5.5 लाख, 7.5 लाख। 5 लाख रुपए मुझे चाहिए, कौन से ईयर में आ रहे? थर्ड फोर्थ के बीच में आ रहे। मतलब थर्ड के तो आ गई है, थर्ड फोर्थ के बीच में आ रहे, थर्ड के तो आ गई है, 3 को प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना? 3 को प्लस कर दिया। उसके बाद मेरे को चाहिए 5 लाख, थर्ड ईयर तक कितना आ चुके? 4 लाख। एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए। मेरे को चाहिए 5 लाख, 4 लाख आ चुके, एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 1 लाख। और इस ईयर में कितने आ रहे? 1.5 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, सिंपल सा ईयर समझिए, बहुत सिंपल। इसके लिए तुम्हारे को मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे रखी है 10 लाख लाइव दे रखी है, 5 साल स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, 1 लाख वर्किंग कैपिटल, 2 लाख टैक्स रेट 30% कैलकुलेट करना है तुम्हें, पेबैक पीरियड, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है 2.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख 20,000, 4 लाख 80,000, 3 लाख। जो भी मैंने बोला सारा लिख लो और ये वीडियो वापस पॉज करो और ये सॉल्व करो। अगर तुम ये सॉल्व कर लेते हो ना भाई, जो भी अभी तक मैंने बताया ना, तुम्हारा आंसर सही है ना भाई, तुम्हारे को पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया अगर तुम्हारा ये आंसर सही है, और सच में मजा आ जाएगा तुम्हें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। मतलब इसमें क्या है, सीधा अमाउंट दे रखे हैं, बस वो है। बाकी तुम जब क्वेश्चंस वगैरह करोगे ना, मतलब बहुत हाई टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं ना, उनका अमाउंट ये निकाला, अगर तुम ये सॉल्व कर लो ना भाई, बहुत शानदार। देखो अब तुमने होपफुली सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके, नहीं करा तो भाई जरूर करना, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आंसर बताता हूँ। प्रेजेंटेशन वही है, ईयर। अब देखो, सबसे मेन अपन को क्या दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करो, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब इसमें मैंने बताया था ना, या तो तुम फर्स्ट टेक्निक अपना सकते हो या सेकंड टेक्निक अपना सकते हो। इसके अंदर मैंने सेकंड लगा रखी है, वैसे फेवरेबल फर्स्ट रहती है, वो क्यों वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है ना? वैसे सेकंड लगा रखी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कैश इनफ्लो निकाल लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने कैश इनफ्लो निकाल लिया, चेक कर लो तुम्हारा आंसर। अब देखो तीसरा ईयर में मैंने कर रखा है, जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल लास्ट वाले कैश इनफ्लो में ऐड करेंगे, या फिर तुम इसको सेपरेटली लास्ट वाले पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? सो ये अपन 564, जैसे कि 2,10,000 और 54,000 को ऐड करते तो 264 आ रहा था, 264। लेकिन अपन उसमें 1 लाख और 2 लाख और ऐड करेंगे तो 3 लाख और ऐड करेंगे तो 564 आएगा उस हिसाब से। फिर इसका क्यूमुलेटिव करके अपन ये निकाल देंगे, तो आंसर है 4.07। तुम चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन तुम चेक कर सकते हो, वीडियो पॉज करके, जो तुम। एडवांटेज क्या है, इजी टू चीप टू यूज, ठीक है, फोकस ऑन रिकवरी। सबसे मेन चीज है क्या क्या लिमिटेशन है। अब तुम खुद ही सोचो, इसके अंदर अपन प्रॉफिट्स तो कंसीडर कर रहे नहीं, अपन तो कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं, कितने में पैसा आया बस वो देख रहे हैं, प्रॉफिट तो कंसीडर हुआ नहीं। और टाइम वैल्यू मनी लेफ्ट द चैट, मतलब वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चलता है ना, लेफ्ट द चैट वगैरह, उस हिसाब से लिखा है। इसके अंदर अपन टाइम वैल्यू भी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इनका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल सा, पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी यूज्ड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड शुड बी यूज्ड, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी होता क्या है, प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट्स निकालने के बाद। In payback period, profit not considered, which can make decision making wrong. So prepare decision making. We can use post profit apart from payback period. सिंपल सा है, पोस्ट प्रॉफिट यूज करना बहुत ही सिंपल सा, सच बता रहा हूँ, ये तो मेरे को एक बार में समझ आ जाएगा। प्रोजेक्ट अपने पास दो, ए बी, कॉस्ट लग रही है 5 लाख, 5 लाख कैश इनफ्लोज है 5 साल तक के, ये और ये। पेबैक पीरियड निकालना है, पेबैक पीरियड तुम आराम देखो, पॉज करके निकाल लो आराम से वीडियो, वैसे ये सिंपल सा, तुम अगर 2 क्वेश्चन कर रखे हो वो बहुत सफिशिएंट है, इसको तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेबैक पीरियड अपन निकाल लेंगे 2 साल 3 साल। अब अगर अपन नीचे वाला पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ना देखे तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, प्रोजेक्ट है 2 साल के अंदर अपना पैसा वापस आ गया। जो कंपनी चाह रही है कि मेरे को जल्दी से पैसा दो, मतलब तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, तुम चाह रहे हो कि यार 2 साल के अंदर अपन को पापा को वापस करना है, 2 साल में मुझे जल्दी से पैसा दो, तो तुम प्रोजेक्ट ये चूज करोगे। लेकिन पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी अपन निकालेंगे 5 लाख में से 2 लाख, 3 लाख, 80,000, 70,000, 90,000 माइनस कर देंगे। अब तुम पूछोगे यार ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमने अभी तो कहा था कि यार इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे सारे कैश फ्लोज को, तुम वापस भूल गए शायद। अपन पेबैक पीरियड मेथड में अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर सकते, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया। लेकिन लिमिटेशन भी अपने पास नया मेथड है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, जो अपन अगला पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन ये समझ लेंगे, ठीक है? अगर तुम्हें समझ आ रहा है ना भाई, परफेक्ट पढ़ रहे हो तो बेसिकली तुम ध्यान से सुन रहे हो चीजों को, ये बात है, ठीक है ना? अब अपन पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इसको लेस करके नॉर्मली निकालेंगे, अपन प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करेंगे कैश इनफ्लोज को, ठीक है ना, सिंपल सा। फिर अपना आगे 2,40,000 और 7 लाख, सिंपल सा। अब किसका प्रॉफिट ज्यादा रहा है? 7 लाख।
तो प्रोजेक्ट बी चूज करेंगे। अब इसमें कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तुम एक कंसल्टेंसी समझो खुद को, यार तुम्हारी कंपनी से तुम पूछो भाई क्या चाहिए तुम्हें, पैसा जल्दी चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। पैसा जल्दी चाहिए तो ए को चूज कर लो, पैसा ज्यादा चाहिए तो बी को चूज कर लो, सिंपल। ठीक है ना। फिर आप डिस्काउंट इसमें टाइम इंक्लूड करेंगे। देखो वापस एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को बोल के बताता हूँ, लिखना ही है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 6,20,000, सेवेज वैल्यू दे रखे 20,000, वर्किंग कैपिटल 50,000, कैश एंड फ्लो फॉर 5 साल। कैश एंड फ्लो दे रखा है सीधा 1,20,000, 1,50,000, 2,30,000, 3,60,000, 2,80,000। डिस्काउंट रेट दे रखा है 9%। कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, यार तुमने तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया भाई, बिना कॉन्सेप्ट पढ़ाए भी तुम कर सकते हो, दिमाग लगाओ। सिंपल से तुम्हारे को जो कैश एंड फ्लोज है उनको प्रेजेंट वैल्यू में ही तो कन्वर्ट करना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉज कर ली, होपफुली कर लिया होगा, स्टार्ट करते हैं। ईयर 1 पीरियड जो अपना 9% से 500 साल का लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्यूमुलेटिव निकालेंगे, पेबैक पीरियड निकालेंगे 4.005 इयर्स। आंसर सिंपल सा, कुछ भी समझाने का नहीं है इसके अंदर, जो मैं तुम्हें पहले पढ़ाया वो सेम है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एआरआर मेथड, देखो बहुत शानदार मेथड है। In this method, actual ROR of project is calculated on the basis of actual average profit after tax. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस पर अपन लोग निकालेंगे कि प्रोजेक्ट को चूज करें या नहीं। इट इज कंपेयर विद मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। देखो है क्या ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब एक कंपनी कितना पैसा एवरेजली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना एवरेजली कमा रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज कितना कमा रही है उसको। अब ए आर आर है, ये है ए आर आर, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, कितना एवरेज तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न है, उसको कंपेयर करेंगे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अब तुम खुद ही सोचो, कंपनी कमा रही है ए आर आर 10%, लेकिन मार्केट में मिल रहा है 15%। अब तुम इन्वेस्टर हो, तुम गए यार 10% कंपनी दे रही है, 15% मार्केट में मिल रहा है, 15% लो ना, क्या दिक्कत है। तो फिर वहां पे एआरआर कम हो जाएगा, तो अपन उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में है 15% और अपनी कंपनी दे रही है 17%, तो इन्वेस्टर एआरआर 17% को चूज करेगा। इसलिए अपन लोग ये अपन है कंसल्टेंसी वाले, अपन लोग भाई अपन कंपनी को गाइड कर रहे हैं यार तुम्हें खरीदना नहीं खरीदना, ठीक है, मतलब कोई प्रोजेक्ट करना नहीं करना, ठीक है ना। सो एआरआर अगर अपना एमआरआर से ज्यादा होगा ना, तो अपन एआरआर को लेंगे, सिंपल से बात है। इन केस मोर देन वन प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड ग्रेटर एआरआर। बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो जिसका एआरआर ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, जो ज्यादा पैसा कमा के देगा उसको तो सेलेक्ट करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला सुनो, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैंने तुम्हें याद है स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेजेंटेशन 1 यूज करना, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अपन ऐड करते थे डेप्रिसिएशन, फिर आता था कैश एंड फ्लो। लेकिन अपन को निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो उसमें अपन डेप्रिसिएशन लेस तो कर देंगे, टैक्स भी लेस कर देंगे, लेकिन वापस डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर सकते हैं, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, जो भी जितना भी सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जितने भी साल का प्रोजेक्ट है उसके जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, और एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ है, ये ध्यान रखना। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिख लेना, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारे को सारी चीजें लिखनी है। ओरिजिनल कॉस्ट में से लेस करेंगे सेवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, प्लस कर देंगे सेवेज वैल्यू, प्लस कर देंगे वर्किंग कैपिटल। कुछ भी लिखा हुआ तुम्हारे को, मेरी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोच के, मतलब उसको सुन के लिख लेना, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेवेज वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस सेवेज वैल्यू प्लस सिंपल एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा के सिंपल सा, ठीक है ना। अब जो मैंने तुम्हारे को इंपॉर्टेंट गौर करने के लिए कहा वही यही है, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आ रहा है, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं कर रहे अपन एवरेज एआरआर निकालने के लिए, ये बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपना एनपीवी, देखो एनपीवी और आईआरआर ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं पानी पी लूंगा, तुम भी पी लो। अब देखो एनपीवी में अपन को करना क्या है, सिंपल सा है, अपन को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब दूसरे साल, तीसरे चौथे साल, पांचवें साल जितना मेरे पास पैसा आ रहा है उनको मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, और कैश आउटफ्लो जो मेरा अभी पैसा जा रहा है उसको ही मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। एक सेकंड, वो तो प्रेजेंट वैल्यू में ही है ना। एडिशनल कॉस्ट लगी तो उसको ही प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, वर्किंग कैपिटल जो लगी उसको ही प्रेजेंट वैल्यू में करेंगे, याद है ना स्टार्टिंग बताया था, ठीक है। दोनों को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, कैश इनफ्लो को भी कैश आउटफ्लो को भी। आज अगर मैं आज पैसे लगाता तो कितने लगते और कितने आएंगे, दोनों का डिफरेंस एनपीवी। एनपीवी क्या होता है कॉन्सेप्चुअली, प्रोजेक्ट का प्रॉफिट प्रेजेंट वैल्यू पर, प्रोजेक्ट का प्रॉफिट प्रेजेंट वैल्यू पर इज एनपीवी, सिंपल सा, ठीक है ना। इन दिस मेथड कैश एंड फ्लो, कैश आउट फ्लो कन्वर्टेड एट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस ऑफ बोथ नेट प्रॉफिट होता है विच इज कॉल्ड एनपीवी। इफ एनपीवी, देखो एनपीवी क्या है, प्रॉफिट,
तो अगर ये पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर लो। बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो जिसका एनपीवी ज्यादा है उसको एक्सेप्ट कर लो, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। फिर अपना अदरवाइज रिजेक्टेड इन केस ऑफ वेरियस जिसके पास ग्रेटर एनपीवी, इसका देख लो सिंपल सा। एक चीज मैं तुम्हें बहुत शानदार बताने वाला हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कैसे इसका फॉर्मेट रखना है, सारे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है जरूर लिखना। सबसे पहले जो भी गिवन अमाउंट है ना, सारी चीजें जो मैं तुम्हारे को डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जब पॉज करते हुए दे रहा हूँ, सारी चीजें तुम्हें गिवन अमाउंट में सारी चीजें लिख लेनी है सबसे पहले, ठीक है ना। फिर तुम्हारे को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग बताया, इनिशियल को अमाउंट इनटू 1, एडिशनल को अमाउंट इनटू पीवीएफ। अब तुम समझ ही गए होंगे पीवीएफ का मतलब जिस ईयर में वो रियलाइज हो रहा है उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। वर्किंग कैपिटल अमाउंट इनटू 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अपने पास आ जाएगा। आने वाली है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, अगर अमाउंट सेम है तो सीधा अपन पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर अलग अलग है तो जो अपन हमेशा करते हैं अमाउंट लिया पीवीएफ लिया पीवी प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो निकाल देंगे, ठीक है ना। और जो मैंने तुम्हें पहले बताया, या तो लास्ट ईयर में ऐड कर देना या फिर स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल जो अमाउंट लास्ट ईयर में जो पीवीएफ हो उससे मल्टीप्लाई करके तुम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। तो अपने पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगी, प्रेजेंट ऑफ कैश इनफ्लो, दोनों को कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो अपना आ जाएगा, सिंपल सा जो है। अब देखो ये है क्वेश्चन, तुम्हारे को हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी है तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। वीडियो को पॉज करके वापस तुम्हारे को सॉल्व करना है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे रखी है 5 लाख, लाइफ दे रखी है 5 साल, सेलवेज वैल्यू दे रखी है 20,000, एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है 1,20,000, 1,80,000, 1,50,000, 2,00,000, 1,50,000, डिस्काउंट रेट 10%, एनपीवी निकालना है। पॉज करके मत सॉल्व कर लो, सॉल्व नहीं करोगे नहीं है कोई मतलब तुम्हारा ये वीडियो देखने का, ठीक है ना। मैं तुम्हारे को आंसर बताता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अपन को सीधा दे रखी है 5 लाख। अगर इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल होता ना तो अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के अंदर 5 लाख को भी ऐड करते, जो मैंने तुम्हारे को ऊपर प्रेजेंटेशन में बताया था, चाहे तो तुम कॉपी पलट के देख सकते हो। वर्किंग कैपिटल होता तो उसको भी इसके अंदर ऐड करते, सिंपल। कैश इनफ्लो निकालेंगे अपन, अमाउंट कैश इनफ्लो पीवीएफ मल्टीप्लाई करके सिंपल सा निकाल देंगे। अब देख लो और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 1,12,580 सिंपल सा आएगा, एनपीवी बहुत इजी था, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। एडवांटेजेस बहुत अच्छा है, टाइम वैल्यू मन कंसीडर कर रहे हैं। लिमिटेशन सबसे शानदार चीज, दो प्रोजेक्ट है जिनकी डिफरेंट कॉस्ट है, कांट बी कंपेयर्ड इन एनपीवी। दो प्रोजेक्ट जिनकी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है ना वो अपन एनपीवी में कंपेयर नहीं कर सकते। इसके अंदर अपन सिमिलर ईयर्स की ही ले रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट लाइफ है तो अपन उसको डिफरेंट लाइफ और डिफरेंट कॉस्ट है तो अपन उसे कंसिडर नहीं कर सकते एनपीवी के अंदर। इसके लिए दो मेथड है। सबसे पहले तो देखो डिफरेंट कॉस्ट है दो प्रोजेक्ट की तो अपने पास है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, जो कि अपना अगला मेथड है। और दो प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट लाइफ है, कैन बी कंपेयर्ड, तो उसमें अपना रिप्लेसमेंट मेथड या फिर ये एनपीवी मेथड। दो प्रोजेक्ट जिनकी डिफरेंट कॉस्ट तो उसके लिए अपने पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। डिफरेंट प्रोजेक्ट जिनकी डिफरेंट लाइफ में भी दो चीजें, रिप्लेसमेंट मेथड या फिर ईएनपीवी मेथड। क्या है अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, या फिर इसे कहते हैं डिजायरेबिलिटी फैक्टर। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में गए ना डिजायरेबिलिटी फैक्टर बताओ, सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सिंपल सा है, दो कंपेयर करने दो डिफरेंट प्रोजेक्ट जिनकी कॉस्ट अलग है, ठीक है ना। कन्वर्ट करेंगे एट परसेंटेज, इसमें क्या है अपन सिंपल सा परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और जिसके परसेंटेज ज्यादा वो सेलेक्ट कर लो यार, इसमें क्या दिक्कत है। ज्यादा प्रोजेक्ट है जिनकी सबसे ज्यादा है उनको सेलेक्ट कर लो। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इनटू 100, या फिर एनपीवी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला, तुम देख सकते हो, याद कर सकते हो। अब जैसे अपन इसमें क्या है एनपीवी ले रहे हैं नीचे वाले में और ऊपर में पूरी प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है, जैसे मान लो इसका 125% आ रहा है ना, तो ये मतलब 25% मतलब 100 नहीं है, बेसिकली वो है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है ना। एग्जांपल लो, एग्जांपल सॉल्व कर लो, बहुत इजी सा लिख के लिखना जो मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें लिखना तुम एग्जांपल के तौर पर मत सॉल्व करना, क्योंकि जब तुम बाद में रिवीजन करोगे ना, जब तुम इसे पढ़ोगे नेक्स्ट लेवल ब्रो, नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। प्रोजेक्ट है ए और बी, कॉस्ट है 20 लाख 80 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दे रखी है 26 लाख और 95 लाख, एनपीवी दे रखा है 6 लाख और 15 लाख। पॉज करके कैलकुलेट करो, बता दूं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अपना सिंपल सा 26 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इनटू 100, 130%, और 95 लाख डिवाइड बाय 80 लाख इनटू इक्वल्स टू 118.75%। बहुत ही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तुम्हें बहुत इजी लगा, बहुत इजी है। रिप्लेसमेंट चेन मेथड, अब देखो दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट लाइफ है। देखो अब सुनना बहुत ध्यान से सुनना। प्रोजेक्ट अपने पास ए और बी, लाइफ है उनकी 6 साल और 3 साल। अब अपन ये कंपेयर कैसे करें, दिमाग लगाओ। 6 साल 3 साल, 3 साल वाले को वापस रीस्टार्ट कर दो ना, मतलब ऐसे असल में नहीं करना रीस्टार्ट, वापस रीस्टार्ट करके देख लो, फिर दोनों की लाइफ बराबर हो जाएगी और अपन नॉर्मली जो एनपीवी लगाते हैं उसको करके सॉल्व कर लेंगे। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा, इसमें क्या ही समझो, इजी सा है।
जो डिविजिबल होने चाहिए, सबसे मेन चीज़ है दोनों प्रोजेक्ट डिविजिबल होने चाहिए। जो छोटा वाला है उसको अपन वापस रीस्टार्ट कर देंगे और सिंपल सा। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हारे को इसके, और सबसे मेन चीज़ जो एक है ना, जो जिसमें तुम गलती कर सकते हो वो भी तुम्हें बता दूँ। देखो, फॉर दिस प्रोजेक्ट हैविंग शॉर्ट लाइफ इज रीस्टार्टेड, ठीक है ना? 6 साल है, 3 साल तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज डिविजिबल, जो मैंने तुम्हें बताया। आफ्टर मेकिंग लाइक इक्वल्स वी कैन टेक डिसीजन ऑन एनपीवी, जो भी मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है ना? प्रोजेक्ट ए है, उसकी लाइफ है 6 साल, एनपीवी दे रखा है 649094, ठीक है ना? ये तुम्हें नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। फिर देखो, सबसे पहला ये प्रोजेक्ट, ये तुम्हारे को बुक में क्वेश्चन मिलेगा, मैंने तुम्हारे को सीधा लिख रखा है। प्रोजेक्ट ए है जिसकी लाइफ है 6 साल, एनपीवी दे रखा है 649094। प्रोजेक्ट बी है जिसकी 3 साल की लाइफ है, देखो, और उनकी कैश इनफ्लो दे रखे हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है सीधा। सो अपन को सिंपल सा क्या करना है, ईयर वही अपने पास फॉर्मेट लिखना है। अब देखो यहाँ पे जो लिख रहा है ना, 20 लाख अपने पास कैश आउटफ्लो होगा, 7 लाख कैश इनफ्लो होगा फर्स्ट ईयर के एंड में, 13 लाख सेकंड ईयर के एंड में, 12 लाख थर्ड ईयर के एंड में। यहाँ तक अपन को कैश इनफ्लो गिवन है। मैंने क्या कहा, तुम्हारे को प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करना है। अब सबसे ज्यादा बच्चे बताऊं क्या गलती कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करेंगे तो जो स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए लगे वो भी तो वापस लगेंगे। सो यहाँ पे अपन जो थर्ड ईयर, अब देखो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में लगेंगे तो थर्ड ईयर का जो कैश इनफ्लो होगा उसमें से अपन इसको लेस कर देंगे। थर्ड ईयर में अपन को मान लो 12 लाख रुपए मिल रहे हैं और अपन प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट आ रही है 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख रुपए वापस भी तो लग गए। सो उसको अपन लेस कर देंगे, तो नेट में देखा जाए तो 8 लाख का कैश आउटफ्लो आएगा थर्ड ईयर में। और वापस अपन वही लिखेंगे 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख जो अपन को रिसीव्ड हो रहे हैं, जो कैश इनफ्लो हो रहा है अगले साल के। मतलब बेसिकली सिंपल सी मैं तुम्हें बात बताऊंगा, प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करते ही जो स्टार्टिंग में कॉस्ट लगी ना वो वापस लगेगी। सो उसको अपन जिस ईयर में उसको वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं उस ईयर में स्टार्टिंग में रीस्टार्ट करेंगे। सो पिछले वाले ईयर का जो एंडिंग का होगा उसके अंदर से लेस कर देंगे। सिंपल सी चीज है। फिर सिंपल सा पीवीएफ से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका आ जाएगा 882 300। दोनों को कंपेयर करेंगे, किसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है, तो बी को सिलेक्ट कर लो, प्रोजेक्ट बी सिलेक्टेड। अब है उसमें तो अपने पास लाइफ डिविजिबल थी, अगर लाइफ डिविजिबल नहीं है तो क्या करें। टू कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स हैविंग डिफरेंट लाइफ वी कैन यूज ईएनपीवी मेथड व्हिच कन्वर्ट एनपीवी इनटू एनुअल और ईयरली एनपीवी। प्रोजेक्ट हैविंग ग्रेटर ईएनपीवी सिलेक्टेड। ईएनपीवी क्या होता है, इक्वेटेड एनुअल एनपीवी, साल का एनवीपी। मतलब देखा जाए तो मैंने तुम्हें इसमें भी लिख रखा है एनुअल या फिर ईयरली एनवीपी। एक साल का कितना अपन कमाते हैं, एवरेज नहीं करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि अपन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेसिस पर चल रहा है ना, इसलिए इधर एवरेज मत कर देना। मान लो 6 लाख रुपए तुमने कमाए टोटल प्रोजेक्ट से, 6 साल की लाइफ है, तो एक एक लाख रुपए थोड़ी, जैसे मान लो 2 प्रोजेक्ट है, एक की 6 लाख, एक की 3 लाख, ठीक है ना? अब अभी अपन वो डिविजन वाला नहीं लगा रहे, 6 लाख और 4, मतलब 6 साल और 4 साल, ठीक है ना? फोन आ गया था। 6 साल और 4 साल, ठीक है ना? 6 साल और 4 साल की 2 लाइफ है जिसमें 6 लाख का प्रॉफिट है और एक जगह 8 लाख का प्रॉफिट है। तो इसमें देखा तो साल का 1 लाख का प्रॉफिट है और इधर देखा तो 2 लाख का प्रॉफिट है। बट ये गलत है, इसमें अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं ले रहे, इसलिए एवरेज गलती से मत कर देना। फॉर्मूला बताऊं क्या लिखेगा, तुम्हारे को ईएनपीवी निकालना है, मतलब ईयरली एनपीवी निकालना है ना, तो ईएनपीवी का फॉर्मूला है एनपीवी डिवाइड बाय एवीएफ। एवीएफ मतलब पीवीएफ का, सारे पीवीएफ का सम, जिससे आएगा अपनी पर ईयर अर्निंग, और जिस प्रोजेक्ट की अर्निंग ज्यादा होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही पीछे करके देख लो, जो जाना अभी भी देख रहा होगा ना उसको मजा आ रहा होगा, सच बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट ए और भी सब समझ आ रहा होगा, इतना क्लियरली समझा दिया भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ दे रखी 6 साल 3 साल, एनपीवी दे रखा अपन को ये और ये, ई एनपीवी निकाल देंगे। सिंपल सा है 649094, 12% से 6 साल का निकाल देंगे, ईवीएफ से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 157,892। फिर सिंपल सा है जो एनपीवी दे रखा है डिवाइड बाय ईवीएफ इनटू 3 इयर्स ऑफ 12%, सिंपल सा अपने पास आ जाएगा 214608। अब जिसका ज्यादा होगा, प्रोजेक्ट बी का ज्यादा है, सो उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल, इसका तुम क्वेश्चन वगैरह करोगे भी आ जाएगा। डिसीजन मेकिंग में एक चीज बताता हूँ, अगर तुम्हारे को डिसीजन मेकिंग करनी है, अगर तुम्हारे को सिर्फ कॉस्ट का डाटा दे रखा है ना, ये वो चीजें जो तुम्हारे को टीचर्स भी नहीं बताएंगे, मतलब ऐसे पढ़ाते हुए क्वेश्चंस के थ्रू बताया जाता है ये सब चीजें, मैं तुम्हारे को वो अभी ही बता रहा हूँ, सोचो कॉन्सेप्ट में, तो मजा आ जाएगा। जिस प्रोजेक्ट का कम, देखो सिर्फ कॉस्ट डाटा दे रखा है तो जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम है उसको सेलेक्ट कर लो, और अगर तुम्हारे को सारा डाटा दे रखा है तो जिस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट ज्यादा है उसको सेलेक्ट कर लो, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे ये मशीन का एग्जांपल है, ये तुम क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है। एक बार मैं तुम्हारे को बताता हूँ, जो भी कॉस्ट वॉस्ट लगी है मैंने वो निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल ली, मतलब जो भी कॉस्ट लगी थी उनको सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, फिर अपन ने निकाली। ये जो मैंने बताया ना ऊपर की कॉस्ट डाटा गिवन है, तो जिसकी सबसे कम कॉस्ट है, इसका एक क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। फिर अपना प्रेजेंट वैल्यू अपन कैश आउट, जो भी अपन की कॉस्ट लगी ना 2 प्रोजेक्ट के अंदर, उसको अपन ने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया।
अब उसके लिए अपन ने ईएनपीवी अपन ने अमाउंट निकाल लिया कैश आउटफ्लो का, जिससे अपन ने ईवीएफ से डिवाइड कर दिया जो भी अपन की प्रेजेंट वैल्यू थी कैश आउटफ्लो की। इस हिसाब से अपने हर साल ईयरली एनपीवी नहीं है ये, ईयरली अपनी कितनी कॉस्ट लग रही है वो है ये। अब जिसकी कम कॉस्ट उसको सेलेक्ट कर लो, देख लो इसमें 99 लग रही है, इसमें तो बहुत ज्यादा लग रही है। सो अमाउंट एक्स एनुअल कॉस्ट इज लीस्ट, सो वी शैल सेलेक्ट मशीन एक्स, एक्स वाली कर लेंगे। फिर अपना प्रॉफिटेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसे प्रोजेक्ट को यूज करेंगे। इनिशियल कॉस्ट वगैरह ये मैंने क्वेश्चन रखा है, जो हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आईआरआर मेथड, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अर्न इन द प्रॉफिट। मतलब बेसिकली एक्चुअली कितना पैसा कमाया एक प्रोजेक्ट या फिर किसी भी बिजनेस ने, ठीक है ना। एट दिस रेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बिकम इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आईएनपीवी जीरो। आईआरआर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअली में कितनी रेट ऑफ रिटर्न अर्न करी वो है ये आईआरआर। इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब एनपीवी जीरो। मतलब बेसिकली देख रहे यार ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअली में इतना मिनिमम कितना कमा लिया, ठीक है ना, सिंपल सा, बहुत ईजी है ये भी। अब देखो एक चीज जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये है क्वेश्चन बेस्ड, बहुत कॉन्सेप्ट चीज, शानदार चीज, ये लिख लेना। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन करने के बाद समझ आएगी, सच बता रहा हूँ। आईआरआर में एनवीबी में वो रेट्स लेनी है, अगर एनपीवी कंपेयर कर रहे हैं ना तो वो रेट लेनी है जिसके अंदर बीच के अंदर जीरो है, और अगर कैश इनफ्लोज है, प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की, सो वो रेट लेनी है जिसके बीच में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। सिंपल सा है, इसे लिख लो। अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये क्वेश्चन के थ्रू आएगा, लेकिन क्वेश्चन कर लोगे ना बाद में, तुम इसे पढ़ोगे तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रोजेक्ट है, लाइफ है जीरो और 0 to 1 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की है, 5 लाख रुपए अभी लगे, कैश इनफ्लो हो रहा है 7.5 लाख का, ठीक है ना। अब आ रहा है अपना, अपन को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, अपन ने निकाल ली इसकी 6 लाख आ रही है, और एनपीवी आ रहा है अपना 1 लाख, क्योंकि अपन ने देख लिया। तो मिनिमम रेट इस हिसाब से अपन ने कमाई 10%। ये नॉर्मल जो अपन आज तक अभी तक करके आए हैं, मतलब 10% है रेट, उस हिसाब से अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एनपीवी निकाल दिया जो अपन ने अभी तक करा है। लेकिन अपन को निकालना है अब आईआरआर कितना है, एक्चुअली कितना कमाया। तो कैश इनफ्लो जो है ना 7.5 लाख, इसको पीछे लेके चलेंगे 5 लाख पे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे चाहिए 5 लाख, और जिस पे आएगा एनपीवी जीरो, और इस पे जो रेट आएगी वो होगी आईआरआर वाली रेट। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है, मैं अब बताऊंगा तुम्हें क्या है। ये एक ट्रायल एंड एरर अप्रोच है, बहुत ईजी है, एक बार में समझ आ जाएगा तुम्हें। सबसे पहले तुम्हारे को दो रेट लेनी है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें मैंने तुम्हें बता दिया ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है ना। ये बात दिमाग में रखना, लिख लेना अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो, वरना तुम अपने साइड में नोट्स जरूर खोल के रखना। सबसे पहले तुम्हारे को दो डिस्काउंट रेट लेनी है या फिर इंटरेस्ट रेट लेनी है, प्योरली ऑन अजम्पशन बेसिस, जिनको कहीं अपन लोअर डिस्काउंट रेट और हाई डिस्काउंट रेट, दो रेट लेंगे। सिंपल सा, कुछ ही नहीं बताया अभी तक मैंने आईआर के बारे में, दो रेट लेंगे। क्या रेट लेंगे, क्या क्यों लेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन प्रेजेंट वैल्यू, स्टेप वन लिख रखा है, दो रेट लेंगे। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दो रेट है अलग अलग, दोनों के हिसाब से अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और अगर कॉस्ट एग्जिस्ट बिटवीन दोनों, 10% मान लो मैंने दो रेटों से प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 10% से निकाल ली, 15% से निकाल ली। अब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट वैल्यू निकालिए ध्यान रखना, तो इन दोनों के बीच में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, आईआरआर का एलडीआर प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P1 माइनस P2 इंटू एचडीआर माइनस एलडीआर। भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को, रुको भाई, ये क्वेश्चन से समझ आएगा, अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये लिखते जाओ और फॉर्मूला लिख लो। एलडीआर पता ही है, लोअर डिस्काउंट रेट, जो अपन दो रेट अजम्पशन बेसिस पर लेंगे, ये चीजें पता होनी चाहिए, ये है क्या क्या, ये मैं बता रहा हूँ अभी। लोअर डिस्काउंट रेट जो अपन लो रेट लेंगे, P1 क्या है, P1 है अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट एलडीआर, एलडीआर एचडीआर दो रेट है जिस पे अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो P0 होगा वो होगी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, P1 जो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट एलडीआर, और P2 होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट। देखो हैज मिनिमम, ये क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, एक बार ये जो मैंने लिख रखा है ये लिख जरूर लेना, वैसे क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अल्टरनेटिवली एनपीवी ऑफ एलडीआर डिवाइड बाय एनपीवी ऑफ एलडीआर माइनस एनपीवी ऑफ एचडीआर, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं एनपीवी के केस में, या फिर सीधा कैश इनफ्लो ले लो, ठीक है ना। अब सबसे मेन चीज है देखो क्वेश्चंस के थ्रू अब समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, कॉस्ट लगी अपनी 10 लाख की, लाइव है 6 साल की, एनुअल कैश इनफ्लो अपने पास आ रहा है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए 6 साल तक आ रहा है, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे करना है। सबसे पहले तुम्हारे को लेनी है एलडीआर, हमेशा 10% लेना, मैं जो बता रहा हूँ वैसे करना। एलडीआर तुम्हें लेनी है 10%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एट एलडीआर एंड एचडीआर। ये क्वेश्चन एक बार लिख लेना ताकि तुम अब वीडियो चलते रहना साइड में। सबसे पहले ली मैंने 10%, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो जो ऊपर है ना, कॉस्ट दे रखे 10 लाख 6 साल, और कैश इनफ्लो आएगा 6 साल तक 2.5 लाख।
प्रेजेंट वैल्यू निकालो 10% से। सबसे पहले हमेशा 10% लेनी है। पहले 10% क्यों ली भाई, बोल दिया ना, assumption बेसिस है, सबसे पहले हमेशा 10% पे ले लो। मैंने निकाल लिया, ठीक है। एनुअल अमाउंट है मेरा 2.5 लाख। ईवीएफ निकालो ईवीएफ निकालो क्योंकि अमाउंट कॉमन है, तो ईवीएफ निकालो 6 साल का 10% की रेट पे, जो कि तुम्हारा आ जाएगा 1088,750। सिंपल सा, तुम कैलकुलेट करो, ठीक है ना। ठीक है ना, सिंपल सा, एनुअल अमाउंट इनटू ईवीएफ कर दिया तुमने, जो कि आ गया 1088,750। अब अपन ने सबसे पहले ली 10%। क्यों ली? अजम्पशन बेसिस पर, मैंने तुम्हें बोल दिया लेनी है तो लेनी है, ये ले ली तुमने। मेरी आगे प्रेजेंट वैल्यू 1088,750। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब मैं तुम्हें बताऊंगा, और बहुत ध्यान से सुनना वीडियो को। अगर 1.5x वगैरह कर रही है, कम कर लो, सुनो। तुमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो निकाली 10% पे, 10,88,750। अब अपन इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट से। कैसे? अपन को क्या है, दोनों को अपन को दो रेट लेने हैं जिसके बीच में आना चाहिए 10 लाख। पहली रेट पे आ रहा है मेरा 1088,750। 1088,750 मुझे 10 लाख पे लेके जाना है, मतलब इसे कम करना है। 1088,750 को कम करना है 10 लाख पे, कम करना है 10 लाख पे, कम करना है 10 लाख पे। मुझे कम करना है। एक चीज दिमाग में डाल लो या फिर लिख लो। अगर तुम्हारे को कम करना है, मतलब 1088 से 10 लाख पे मतलब कम करना है ना, तो अपन को रेट को बढ़ानी पड़ेगी। कम करना है तो रेट को बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ाएं? सबसे मेन यही क्वेश्चन आता है, और इसका भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो तुम्हारे को अमाउंट देखना है कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। जैसे 88,750 का डिफरेंस आ रहा है 10 लाख पर। हाँ, तो मतलब ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले 13% तक ली। अपन को दोनों रेटों की भी, ठीक है ना, 13% ली। तुम सुन लो, सिंपल सा एक और बार मैं बताता हूँ। 1088,750 निकाला। अपन को क्या करना है, कॉस्ट इसके बीच में रखनी है, दोनों रेटों के प्रेजेंट वैल्यू के बीच में अपन को रखनी है कॉस्ट, ठीक है ना। सो मैंने 1088 निकाला। अब मुझे दूसरी रेट ऐसी चाहिए तो 10 लाख से कम हो, तो मेरे को उसको कम करना है, कम करना है, कम करना है। तो रेट को क्या करने का, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो रेट मैंने करी 13%। 13% पे मैंने वही वापस 2.5 लाख का ईवीएफ निकाला अपना 13% पे 6 साल का, चूंकि आएगा 995। अब तुम्हारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, दोनों की देखो, 1088 और 995 इनके बीच में आ रहा है ना 10 लाख, यही तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो सिंपल सा, इसके बाद तुम्हारे को फॉर्मूला लगाना अपना LDR प्लस P1 माइनस P0, जो मैंने तुम्हें पहले बताई दिया, P1 डिवाइड बाई P1 माइनस P2 इंटू LDR क्या है 10% और 13% जो अपनी रेट है। P1 माइनस P0 क्या है, P1 क्या है अपना 1088,750 माइनस करेंगे 10 लाख, डिवाइड बाय P1 क्या है 1088,750 माइनस 999,500।